हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं इंद्रजीत सिंह सक्तावत आपके सामने। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने लॉकडाउन को देखते हुए आरएएस के और रीट राजस्थान की जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं इनके लिए ऑनलाइन क्लासेस चालू की थी और वो जो क्लासें हैं वो क्रमबद्ध तरीके से चलती जा रही है। जैसा कि आपको पता है कि हमने कल के अखबार में श्रीमान शिक्षा मंत्री जी का एक स्टेटमेंट आया है कि बहुत जल्दी हम रीट का एग्ज़ाम तय समय पे करवाएंगे, ऐसा स्टेटमेंट है। और मुझे ऐसा लगता है जैसा कि पिछले बार फर्स्ट ग्रेड में शिक्षा मंत्री साहब ने जो कहा था और तयशुदा तारीख पर एग्ज़ाम फर्स्ट ग्रेड के करवा दिए थे, तो अगर उनका पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि एग्ज़ाम तय तारीख पर हो जाएंगे। तो तय तारीख पर एग्ज़ाम हो जाएंगे तो हमको ये आवश्यक है कि हम लगभग हमारी तैयारी जो है वो सिस्टमेटिक तरीके से चलने दें। जैसा कि हम ऑन द कोचिंग में चलता है, ऑन कोचिंग हम जब तैयारी करते हैं उसमें चलता है, वैसी की वैसी तैयारी चलने दें। और हमें इस चीज़ का पहले से आभास हो चुका था, इसीलिए हमने जो आरएएस की ये जो अपनी कोचिंग है उस कोचिंग को उसी तरीके से चालू किया है और सिस्टमेटिक तरीके से अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमने उसे चालू किया था। और जैसे कि पहले हमने राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोत पढ़ाए थे, उसके बाद हमने राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं पढ़ाई है, उसके बाद हमने राजस्थान का एकीकरण पढ़ाया है और अब उसी संदर्भ में हमने एक पैरेलल क्लासेस चलने दी थी। समानांतर क्लास इंडियन जीके की भी चली थी और इंडियन जीके में हमने भारत की प्राचीन सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता को हमने, जहाँ से भारत का इतिहास प्रारंभ होता है, उसको प्रारंभ किया था और उसकी 5 या 6 क्लासें हो गई थी। उस हिसाब से हमने एक प्रकार से राजस्थान के इतिहास के 3 टॉपिक क्लियर कर लिए थे और साथ ही भारत के इतिहास का एक टॉपिक स्टार्ट किया था जो कि लगभग आधा हो चुका है, आधा बाकी है। उसे भी बहुत जल्दी रेगुलर किया जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि राजस्थान के इतिहास के साथ साथ आजकल एक ट्रेंड देखा गया है कि कल्चर का महत्वपूर्ण एक भाग होता है और कल्चर के जो क्वेश्चन है वो थोड़े से ज़्यादा आने लगे हैं, चाहे वो अधीनस्थ चयन बोर्ड हो या अपने आरपीएससी हो। तो उस हिसाब से क्या है, अधीनस्थ चयन बोर्ड और आरपीएससी आजकल कल्चर के ऊपर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करती है। इतिहास के ऊपर तो करती है लेकिन कल्चर पर भी उनका फोकस रहता है। तो हमने आप लोगों के हित को देखते हुए, जैसे इतिहास की क्लासें चल रही है, इंडियन इतिहास, राजस्थान का इतिहास और उसी इतिहास के पैरेलल हमने राजस्थान के कल्चर की क्लासें भी चालू करने का मन बनाया है ताकि स्टूडेंट का, विद्यार्थी का हित बराबर सत्ता रहे और उनके कोई भी टॉपिक ऐसा छूटे नहीं कि जैसे इतिहास चल रहा है तो कल्चर छूट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कल्चर भी साथ का साथ, क्योंकि हमें ये पता है कि कल्चर का वेटेज भी लगभग बराबर रहेगा या हो सकता है कि थोड़ा सा उससे अप ही रहे इतिहास से। तो उस हिसाब से हमने कल्चर का भी आज से नई क्लासें चालू करने का मन बनाया है। तो आने वाले दिनों में कल्चर की क्लास भी चलेगी और इंडियन इतिहास, इंडियन जो हिस्ट्री है वो भी चलेगी और राजस्थान की हिस्ट्री वो भी चलेगी। समानांतर क्लासें आपकी चलेगी। इसीलिए हमने ये सोचा है कि राजस्थान के कल्चर को भी बराबर वेटेज देते हुए आप लोगों को इस ऑनलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाए। देखिए, व्यू और शेयर, लाइक, कमेंट मैटर करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मैटर करने वाली चीज़ ये है कि विद्यार्थी का कितना भला हो रहा है। मेन चीज़ ये है और मेरे लिए आत्मिक संतुष्टि इसी में है कि अगर ये एक टॉपिक, देखिए, अगर हम केवल किसी टॉपिक पर फोकस करते हैं तो वो एक सिस्टम नहीं जम पाता है, एक वे नहीं बन पाता है। इस वजह से एक टॉपिक को बारीकी से, जैसा कि आप लोगों ने देखा है, प्राचीन सभ्यताएं हैं या इतिहास के स्रोत हैं या राजस्थान का एकीकरण है, बिल्कुल बारीकी से आपके सामने पेश किया गया है हमारे एचपी एजुकेशन के माध्यम से। और इस वजह से
और इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम राजस्थान के कल्चर को भी एक एक पॉइंट को आपके सामने बिल्कुल खोल के रखेंगे, ताकि आपको किसी भी कहानी के माध्यम से, चाहे अकॉर्डिंग टू नोट्स के माध्यम से, जो बोर्ड पे हम लिख रहे हैं उसके माध्यम से, इस प्रकार से आपके सामने पेश किया जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा कि कोई भी टॉपिक आप देख लीजिए, चाहे किसी भी एग्जाम में वो उसके संदर्भ में कोई क्वेश्चन आया हो, तो क्वेश्चन हमारे नोट से छूटता है नहीं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसके नोट्स बनाइए, क्लास नोट्स, क्योंकि ये जो अभी ऑनलाइन क्लासें चल रही है, ये बिल्कुल वैसी ही क्लासें हैं जैसी यहाँ पे पढ़ाई जाती है परमानेंट। इसीलिए आप लोग बिल्कुल राइट डाउन कीजिए इसे, एक एक टॉपिक को लिखिए, और इस टॉपिक को लिखने के बाद आप नोट्स बनाने के बाद उसे रटने और याद करने का काम कीजिए, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ कि आप इस बार जो 50,000 लगभग पद है, लगभग शब्द यूज़ किया है मैंने, सभी एग्जाम मिलके लगभग 50,000 पद हैं, उस 50,000 में एक पद आपका भी हो, ऊपर वाला और आपकी मेहनत आपको सफल करे। इसी ध्येय, इसी लक्ष्य के साथ हम लोग आपके खिदमत में पेश हुए हैं ये ऑनलाइन क्लासें लेके। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर कोई सुझाव आपको लगता है, जैसा कि हमारे पास कई सुझाव भी आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, उस प्रकार से, तो हम उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। और उसी फॉलो करने के करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे, लगभग 25-30 दिन इस ऑनलाइन क्लासेस के हो गए हैं। और उसी संदर्भ में आज हम चालू करते हैं राजस्थान के कल्चर का एक नया टॉपिक। बहुत जल्दी विद्यार्थियों की मांग है कि इंडियन हिस्ट्री, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो आधी रह चुकी है, उसे चालू कीजिए। तो उसके भी क्लासें आई थिंक कल या परसों तक आ जाएगी। और आज चालू करते हैं राजस्थान का कल्चर। कल्चर में पहला टॉपिक है, जो पहला, हालांकि इतिहास में पहला हो सकता है, कल्चर में कोई सा भी टॉपिक लो पहला ही होता है, बट फिर भी जहां से वेटेज ज़्यादा आता है क्वेश्चन का, 2 या 3 क्वेश्चन अक्सर आते हैं, उस टॉपिक को लेने का प्रयास करेंगे और उसको बारीकी से उसका अध्ययन करेंगे। और वो टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता और लोक देवियाँ, संत संप्रदाय। देखिए, राजस्थान के लोक देवता और देवियाँ, और इसके साथ ही एक टॉपिक और होता है प्रमुख संत और संप्रदाय। ये टॉपिक जो है, ये पूरा टॉपिक है, और इसके अंदर लगभग 2 से 3 प्रश्न हर एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, आज तक पूछे जा रहे हैं। तो हमें इस टॉपिक को विशेष पढ़ना पड़ेगा और इसके ऊपर हमको फोकस करना पड़ेगा। लेकिन पहले ये बात देखते हैं कि आखिर इन टॉपिक में क्वेश्चन आते कहाँ से हैं। सबसे बड़ी चीज़, मेन चीज़ देखिए, हमारे पास सिलेबस होता है, सिलेबस के साथ साथ हमें इस चीज़ की जानकारी, देखो अथाह है, जीके अथाह है, और मार्केट में जाएंगे हम तो कई प्रकार की बुक्स मिल रही है, कई प्रकार की गाइडें मिल रही है। हमको कट कॉपी पेस्ट करके कोई नई गाइड आज चालू कर देगा, 2 दिन बाद फिर नई गाइड आ जाएगी। पर मेन चीज़ ये होती है कि हमको इस अथाह सागर में पढ़ना क्या है, हमें उसके अंदर मोती चुन चुन के निकालने हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, क्वेश्चन हमें उसी लाइन के ऊपर फोकस करना है जहाँ पर क्वेश्चन बनता है, उसी को याद करना है, उसी को पढ़ना है। तो पहला बिंदु ये होता है, महत्वपूर्ण बिंदु, कि आखिर क्वेश्चन आता कहाँ से है, कैसे आता है। आप देखने जाएंगे किसी भी गाइड में लोक देवता लोक देवियाँ लगभग 30-40 पेज के होते हैं, और सभी लोक देवता दे दिए, उसमें लोक देवियाँ दे दी, सब चीज़ें उसके अंदर होती है। पर अगर सब चीज़ें उसके अंदर है, हम पढ़ने जाएंगे तो क्या हमें सब चीज़ें याद रहती है? इसीलिए हमें उसी चीज़ पर फोकस करना है जहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो पहला हमारा जो क्राइटेरिया होता है, पहला हमारा दायरा होता है, ये चेक करना, ये पता लगाना कि क्वेश्चन बनता कहाँ से है। तो पहली बात करते हैं हम लोक देवियाँ और देवताओं की, कि लोक देवियाँ और देवताओं में क्वेश्चन बनता कहाँ से है। पहला प्रश्न जो बन सकता है वो बन सकता है, लोक देवता और संत में अंतर। लोक देवता और संत में अंतर क्या है?
देखिए वैसा कोई क्वेश्चन बना नहीं है आज तक, पर मुझे ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर बन सकता है, क्योंकि आरपीएससी और अधिसूचना चयन बोर्ड ज़्यादा से ज़्यादा डीप जाने की कोशिश में है। और डीप जाने की कोशिश में इसीलिए है क्योंकि जीके का पोस्टमार्टम हो गया है इस प्रकार से। तो आपको सबसे पहले तो देखना चाहिए लोक देवता और संतों में अंतर क्या है। इसका सारा का सारा डिटेल एक एक चीज़ यहाँ पर पढ़ाई जाएगी, पर पहले हम ये देखेंगे कि आखिर अंतर क्या है इसके अंदर। दूसरा, अंतर के बाद हमें लोक देवता की परिभाषा याद होनी चाहिए। परिभाषा देखिए, परिभाषा एक साधारण परिभाषा और एक एनसीईआरटी की बुक में है, दोनों परिभाषाएं हमें याद होनी चाहिए। एक साधारण जो कि आम चलन में है और एक है एनसीईआरटी की जो बुक्स में उसकी परिभाषा है लोक देवता की, वो हमें बिल्कुल याद होनी चाहिए, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भी है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में होने के कारण मे भी पॉसिबल कभी सरकार पूछ सकती है, क्योंकि ऑथेंटिक बुक में है। दूसरा, इसके बाद होता है राजस्थान में जो पंचपीर की कल्पना है, पंचपीर की कल्पना वो हमें याद होनी चाहिए कि राजस्थान में पंचपीर। पहली चीज तो पंचपीर, पीर किसे कहा जाता है, तो पीर जो होता है, जो हमारे लोक देवता होते हैं, वही मुसलमानों के अंदर उन्हें कहा जाता है पीर। तो क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि राजस्थान में पंचपीर कौन कौन से हैं, क्या क्या नाम है। क्वेश्चन ये बन सकता है कौन से पंचपीर नहीं है, और 100% मैं यहाँ पे गारंटी से कह सकता हूँ, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया कि किस लोक देवता की गिनती पंचपीरों में नहीं की जाती है, तो 100% ऑप्शन में आता है तेजाजी। तेजाजी की गिनती पंचपीरों में नहीं होती है। तेजाजी राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं में आते हैं, लेकिन पंचपीरों में गिनती नहीं आती। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बनेगा तो 100% ऑप्शन में 99 कह सकता हूँ कि यहाँ पे ऑप्शन तेजाजी पर ही होगा। दूसरा, फिर आगे पूछते हैं किसी भी लोक देवता का जन्म। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा कम बनता है। जन्म में जो सन होता है, सन या तिथि, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा कम बनता है। आज तक मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कम देखा है। कारण यह है कि किसी भी व्यक्ति के पैदा होने पर पता नहीं होता है, और जैसा कि अभी के लोग इतना याद रखते हैं, पहले के लोग इतना याद रखते भी नहीं थे कौन से सन में किस तारीख को पैदा हुआ है व्यक्ति। इसीलिए बाद में जब साहित्य आए और साहित्यों में भाटचारणों लिखा तो वो किवंदितियों में उनकी गिनती आती है। इसलिए जन्म का समय और तिथि शायद नहीं आती, आज तक मेरे को देखने नहीं मिली है, और आती भी है तो वो कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन बनता है। इसीलिए इसके ऊपर कम फोकस करके हमें उनके जन्म का स्थान 100% याद रखना है। जन्म का स्थान इंपॉर्टेंट होता है, कई बार आया है, तेजाजी का भी कई बार आया है। लोक देवताओं में जन्म का स्थान पूछा जाता है अक्सर, और जन्म के स्थान के साथ साथ उनका जो नाम, देखिए फिर याद रखना है आपको नाम, और नाम के साथ साथ अगर उनका बचपन का नाम अलग है तो वो भी याद रखना है, बचपन का नाम भी याद रखना है। और बचपन के नाम के साथ साथ उनके जो उपनाम हैं, उपनाम भी याद रखने हैं। जैसे हैजा निवारक देवता किसे कहते हैं, ठीक काला बाला के देवता किसे कहते हैं, और कृषि कार्यों के उपचारक देवता किसे कहते हैं, विष्णु का अवतार किसे माना जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है किस लोक देवता को किसका अवतार माना जाता है, कि विष्णु का अवतार किसे माना गया है, राम का अवतार किसे माना गया है, कृष्ण का अवतार किसे माना गया है, शेषनाग का अवतार किसे माना गया है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है आने वाले समय में। निम्न में से सुमेलित करो, विष्णु का अवतार, राम का अवतार, कृष्ण का अवतार, शेषनाग का अवतार, और 4 लोक देवता सामने दे दिए, इनको सुमेलित करो। इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपके बन सकता है। और आगे देखिए, अवतार के साथ साथ उनके जो पारिवारिक बैकग्राउंड है, उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि है, जैसे पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, भाई है तो उसका नाम क्या है, बहिनें हैं तो उसका नाम क्या है, और विशेष यहाँ पे रखना है आपको पत्नी का नाम याद रखना है। पत्नी का नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि लगभग पत्नियां जो है पीपल दे, पेमल दे, नेतल दे, तो इस प्रकार से नाम क्या है, थोड़े से कंफ्यूजन वाले नाम हैं। तो वहां पर भी सुमेलित कर सकता है, वो आपको सुमेलित करवाने के लिए दे सकता है कि निम्न में से लोक देवताओं की पत्नियों को सुमेलित कीजिए। आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है। अभी हाल ही के किसी एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने मिला था कि निम्न में से किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी। इस प्रकार से एक क्वेश्चन आया था हाल ही में, आई थिंक जो लाइब्रेरी का
पेपर कैंसिल हो गया, उसके अंदर ऐसा क्वेश्चन बना था। तो जब उसने पत्नियों के सती होने की बात पूछी है तो नो डाउट कि वो आने वाले समय में पत्नियों के नाम भी पूछ सकता है कि कौन से लोक देवता की पत्नी का क्या नाम है। तो हमको पत्नियों के नाम में कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर व्यक्ति कंफ्यूज हो सकता है। फिर हम बात करते हैं इनकी सवारी की कि किस लोक देवता की सवारी कौन सी है। घोड़ा है, घोड़ी है, सियार है, भैंसा है, गधा है। इस प्रकार से क्वेश्चन भी बन सकता है, जैसे शीतला माता की सवारी क्या है, रामदेव जी के रामदेव जी की सवारी क्या है। और अगर घोड़ा या घोड़ी हुई तो इन दोनों का नाम भी पूछा जा सकता है, जैसे केसर कालमी नामक घोड़ी किससे संबंधित है, लीलण किससे संबंधित है, लीला घोड़ा किससे संबंधित है, या किरण काबरा किससे संबंधित है, पाबू जी की सवारी क्या है, सियार किसकी सवारी। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। आपके वो क्राइटेरिया डिसाइड कर रहे हैं हम कि कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। और अब अगर जब ये वीडियो पूरा हो जाए उसके बाद आपके एक भी ऐसा बिंदु नहीं बचेगा कि जहाँ से क्वेश्चन बनते और हमने उसको टच नहीं किया हो। आपको ये अगर चीज़ें मैं जो पूरी बताऊं उस चीज़ों को अगर टच कर लेंगे तो लोक देवता, लोक देवियाँ, संत संप्रदाय के क्वेश्चन बाहर जाने की बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं होगी। दूसरा, सवारी के बाद आप बात करते हैं चमत्कार की कि लोक देवता वो हैं जिन्होंने चमत्कार दिखाए। तो कौन से लोक देवता ने कौन से चमत्कार दिखाए, जैसे मक्का से आए हुए पंच पीरों को भोजन किसने करवाया, या ऐसा कौन सा लोक देवता था जिसको सांप ने जीभ पर भाले की सहायता से चढ़ के काटा। तेजा जी ने क्या चमत्कार दिखाए, रामदेव जी ने क्या चमत्कार दिखाए, या हड़बू जी ने क्या चमत्कार दिखाए। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद चमत्कार के बाद ये क्वेश्चन भी बनता है कि इनका प्रमुख संयोगी कौन थे, प्रमुख संयोगी कौन थे। जैसे संयोगी के साथ हम इसमें शिष्य शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे रामदेव जी की शिष्या है आई माता, रामदेव जी की जो आई माता है उनकी शिष्या है। आई माता ने एक पंथ चलाया जो नीम के पेड़ के नीचे चलाया राम, और आई माता की जो मूर्ति में मंदिर है बिलड़ा जोधपुर में है, वहाँ पर केसर टपकती है। जैसे चांदा डेमा किसके प्रमुख संयोगी है, राम हरजी बाटी किसके प्रमुख संयोगी है, या हड़बू जी जो है उन्होंने किसकी सहायता की। इस प्रकार से क्वेश्चन भी यहाँ पे संयोगी और शिष्य से बन सकता है। तो आपके क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि निम्न में से किस व्यक्ति का कौन सहयोगी था, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद क्वेश्चन बनता है इनके प्रमुख मंदिर का। प्रमुख मंदिर का, मंदिर में क्वेश्चन बनता है कि मंदिर कहाँ पर है, प्रमुख मंदिर कहाँ कहाँ पर है, और या उस मंदिर का निर्माता कौन है। देखिए कई बार क्वेश्चन बनता है कि जैसे रामदेव जी का जो वर्तमान मंदिर है वो किसने बनवाया, तो गंगा सिंह जी ने बनवाया। इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है कि जैसे मोहम्मद गजनवी ने किसके मंदिर का निर्माण करवाया, या तो फिरोज तुगलक ने किसके मंदिर का निर्माण करवाया। इस प्रकार से क्वेश्चन भी बनते हैं आप लोगों के, और वहाँ पर भी हमें प्रमुख उन मंदिरों के नाम याद होने चाहिए, उन मंदिरों का स्थान याद होना चाहिए। फिर बात करते हैं हम प्रतीक चिन्ह की। प्रतीक चिन्ह, रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो मान लिया पगलिया है। जैसे कि मामादेव के लिए किसकी पूजा की जाती है, तो तोरण की पूजा की जाती है। भैंसे की बलि कहाँ दी जाती है। इस प्रकार से क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछता है। रामदेव जी का प्रतीक क्या है, तो पीले पत्थर पर पगलिया या पैरों के निशान भी रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। इस प्रकार से बाईं ओर झुकी हुई पाग है, या भाला लिए अश्वारोही है। इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आखिर कौन से लोक देवता। ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है, सुमेलित करो, निम्न प्रतीक बता दिए और लोक देवता बता दिए, उनको सुमेलित करो, ये प्रतीक इनका है, ये प्रतीक इनका है। इस प्रकार से क्वेश्चन, हालांकि इस प्रकार से क्वेश्चन कोई बना नहीं है पर इन फ्यूचर आ सकता है। फिर बात करते हैं हम ध्वजा की, झंडे की बात करते हैं। रामदेव जी के पंचरंगी ध्वजा चढ़ती है जिसे नेजा कहा जाता है। जो निष्कलंक संप्रदाय है वहाँ पर सप्तरंगी ध्वजा चढ़ती है। इस प्रकार से अलग अलग ध्वजा भी पूछी जा सकती है आपसे कि कौन से लोक देवता से संबंधित कौन सी ध्वजा है। ऐसा क्वेश्चन नेजा जो है उसका क्वेश्चन एक बार आया है, और बाकी अभी इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आए नहीं है। उसके बाद बात करते हैं मृत्यु। मृत्यु में पूछ सकता है आपसे सन और संवत,
ये क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, सन संवत पूछ सकता है क्योंकि जब तक उनकी मृत्यु होती है तब तक वो लोक देवता के रूप में स्थापित हो जाते हैं। लोक देवता के रूप में स्थापित हो जाते हैं तब उनके सन को याद रखने की आवश्यकता है। तो उस समय मृत्यु का सन आ सकता है और सन के साथ साथ संवत भी आ सकता है। आप किसी भी एक चीज़ को याद रख लीजिए, दूसरी अपने आप हो जाएगी। 57 ईयर का डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मृत्यु के साथ साथ उनकी समाधि का क्वेश्चन भी बनता है कि निम्न में से किस लोक देवता ने कहाँ पर समाधि ली है, कैसे समाधि ली है। जैसे रामदेव जी ने नीचा में समाधि ली है, समाधि में उनकी समाधि के पास उनकी मुँह बोली बहन ने एक दिन पहले समाधि ली है। इस प्रकार से क्वेश्चन भी बन सकते हैं आप लोगों के। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं दूसरा लिखता हूँ। ओके, फिर बात करते हैं कि अगर इन लोक देवताओं की कोई ऐतिहासिकता है तो उस ऐतिहासिकता पर भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि रामदेव जी और हड़बू जी दोनों समकालीन थे, हड़बू जी जो कि है वो राव जोधा के समकालीन है। इस प्रकार से क्वेश्चन भी बनता है कि इनकी ऐतिहासिकता क्या है। तो ऐतिहासिक अगर कोई व्यक्ति है कि उस व्यक्ति से उसकी ऐतिहासिकता सिद्ध की जा सके, जैसे राव जोधा जोधपुर के संस्थापक है और जोधपुर के संस्थापक होने के साथ साथ उन्होंने किसकी सहायता ली, तो हड़बू जी सांकला की सहायता ली। हड़बू जी सांकला ने उन्हें तलवार भेंट की, धन भेंट किया। उस धन और तलवार से उस धन से उन्होंने हथियार खरीदे और उन हथियारों के दम पे उन्होंने अपने आप को मेवाड़ से आज़ाद करवाया। तो उनकी ऐतिहासिकता, जैसे राव चूड़ा के समकालीन कौन है, या मल्लीनाथ पशु मेला कौन से राजा के समय प्रारंभ हुआ, इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मोटा राजा उदय सिंह ने मल्लीनाथ पशु मेला प्रारंभ करवाया, कब करवाया, सन भी पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऐतिहासिकता दिखती है। राठौड़ों का इतिहास बताता है कि मल्लीनाथ पशु मेला किसने चालू करवाया, तल्लीनाथ कैसे चालू हुआ। इस प्रकार से तो ऐतिहासिकता भी आप लोगों को देखनी है। अधिकांशतः लोक देवता राजपूत वंश से निकलते हैं। कौन से, जैसे रामदेव जी है तंवर वंशी राजपूत है, मल्लीनाथ तल्लीनाथ राठौड़ वंशी है, पाबू जी अलग है। इस प्रकार से क्या होता है, मेहाजी सांखला मेहाजी पंवार है। इस प्रकार से अलग अलग लोक देवता अलग अलग राजपूत वंश से संबंधित है। तो उनकी कहीं न कहीं ऐतिहासिकता सिद्ध होती है। तो उस ऐतिहासिकता सिद्ध होने के कारण उन्हें उनकी ऐतिहासिकता के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है। ऐतिहासिकता के बाद होता है उनका कार्यक्षेत्र, कि कौन से लोक देवता ने का कार्यक्षेत्र क्या था। पैदा अलग हुए हैं, कार्यक्षेत्र अलग है। जैसे जालोर में लोक देवता का वो गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी का जन्म स्थान अलग है, लेकिन उनका कार्यक्षेत्र कहीं ना कहीं जालोर रह चुका है, इसीलिए वहाँ पर गोगा जी की ओल्डी है। गोगा जी की ओल्डी नामक स्थान कहाँ पर है, इस प्रकार से क्वेश्चन बन चुका है। तो आपको वो भी देखना है कि कहीं अगर उनके कार्यक्षेत्र कौन सा है। तो उसके अलावा उनके प्रसिद्ध मंदिरों के अलावा अन्य मंदिर जो हैं वो कहाँ कहाँ पर स्थित है। जैसे रामदेव जी का मंदिर चित्तौड़ में भी है, रामदेव जी का मंदिर बालोतरा बाड़मेर में भी है, रामदेव जी का मंदिर जो प्रमुख मंदिर है, जो मुख्य मंदिर है, उसके अलावा भी जो प्रमुख मंदिर है उनकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो प्रमुख मंदिर कहाँ कहाँ पे है, तो वो क्षेत्र भी हमें देखने चाहिए। उसके अलावा कौन सा लोक देवता किस जाति का है, ये भी क्वेश्चन बनता है। उस जाति के अलावा उनका पुजारी जो है वो किस जाति का है, ये भी क्वेश्चन बनता है। देखिए, जाति और पुजारी किस जाति का है, वो भी जो लोक देवता की जाति है अक्सर पूछी जाती है। लोक देवता किस जाति का है, दूसरा पुजारी किस जाति का है, और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि ये किस जाति के आराध्य हैं, किस जाति के आराध्य देव हैं या देवियां हैं। ये क्वेश्चन भी आपके पूछा जाता है कि जैसे भील थोड़ी जाति किसको पूछती है। इस प्रकार से जो रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त, मेघवाल जाति के लोग किसे पूछते हैं, तो रामदेव जी को पूछते हैं। रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त क्या कहलाते हैं, रिकिया कहलाते हैं। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है। दूसरा, अगर उस लोक देवता ने या लोक देवी ने कोई पंथ चलाया हो तो पंथ का नाम पूछा जा सकता है, कि जैसे रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया, आई माता ने नीम के नीचे एक पंथ चलाया। इस प्रकार से कोई पंथ चलाया हो तो उस पंथ का नाम पूछा जा सकता है और पंथ का चलाने का स्थान पूछा जा सकता है। फिर बात करते हैं हम फड़ या पड़ की। पड़ या फड़ की, कौन से लोक देवता की फड़ कितनी लंबी है, क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन भी आता है। कौन से लोक देवता की फड़ सबसे लंबी है, सबसे छोटी है, कौन से लोक देवता की फड़ को कौन सी जाति का भोपा बांसता है। इस प्रकार से क्वेश्चन भी बनता है कि कौन से, जैसे लोक देवता की जो रामदेव जी है, रामदेव जी की फड़ को कौन से लोग, कौन सा जनजाति, कौन सी जाति का भोपा बांसता है, किस
वाद्य यंत्र के साथ बाजता है। फड़ को वाद्य यंत्र के साथ बाजा जाता है तो वाद्य यंत्र का नाम भी पूछा जा सकता है। जंतर वाद्य यंत्र के साथ कौन सी फड़ बाजी जाती है, रावण हत्था के साथ कौन सी फड़ बाजी जाती है, इस प्रकार से क्वेश्चन भी बनता है। साथ ही साथ जंतर और इन वाद्य यंत्रों के साथ साथ गायन भी, जो गायन होता है, जैसे ब्यावले कौन से देवता के गाए जाते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन भी हालांकि बने नहीं है, पर हम आशा कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में जब ज़्यादा से ज़्यादा डीप क्वेश्चन बनेंगे तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि ब्यावले किसके गाए जाते हैं, कौन से वाद्य यंत्र हैं, कौन सा लोक देवता की, कौन सी जनजाति के लोग पूछते हैं। फड़ का वाचन हो गया, वाद्य यंत्र हो गया, गायन हो गया। गायन के बाद पुस्तकों की बात करते हैं कि कौन से लोक देवता से संबंधित कौन सी पुस्तक है, और उस पुस्तक के साथ साथ उस पुस्तक का लेखक कौन है, इन चीज़ों को भी हमें पढ़ना चाहिए। और उसके साथ साथ हम ये भी लिख देते हैं कि अन्य, देखिए ये तो उन चीज़ों को हमने देखा है जो बारीकी से आती है, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें आती है जिसे हम कहते हैं अन्य बातें। ये अन्य बातों में बाकी सारी बातें आ जाएगी, तो इन सब चीज़ों को हमको पढ़ना है और इसी के संदर्भ में क्वेश्चन 99.99% बनते हैं। आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम लोक देवताओं को प्रारंभ करेंगे। आज मैंने आपको वो बताया कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनता है, और आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे वीडियो HP एजुकेशन के चैनल पर, IJS एजुकेशन हब पर भी देख सकते हैं, और ये चैनल लगभग इंस्टाग्राम पर, फेसबुक सब पर है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और आपके कमेंट्स लिखिए। हम आपके सुझाव हमारे लिए अपेक्षित हैं, इसीलिए और इसी आशा के साथ मैं आपको यही छोड़ के जा रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आने वाले वक्त में कभी भी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है कि रीट का एग्ज़ाम ये आ गया, तो रीट का एग्ज़ाम उसके हिसाब से भी हमको पढ़ना है। और आप अब कोचिंग चालू होने में वक्त लगेगा, आप ये समझ लीजिए, और अगर 2 महीने भी और लगे कोचिंग चालू करने में और तीसरे महीने में आपका एग्ज़ाम है, तो आप इसी को क्लासेस समझिए और उसको बिल्कुल सीरियस तरीके से पढ़ना चालू कीजिए और राइट डाउन कीजिए आपके नोट्स, और नोट्स को राइट डाउन करने के बाद आप उसे रटने का, पढ़ने का काम कीजिए। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।